हाँ भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। केम छो? कहाँ चले गए थे 2-4 दिन तुम लोग? है? मैं तो यहीं था, मैं तो आपको ढूंढ रहा था लालटेन लेकर के, मिले ही नहीं आप। मैं क्या यार, धोखा दे गए बीच में मेरे को। तो मैं तो आपको बहुत अच्छा बेच मानता था, आप बीच में धोखा दे के चले गए हैं। है दिया लेके फिर मिल गए, चलो बढ़िया है। और बताओ क्या चल रहा है? क्रांति हो गई, सुधार आंदोलन हो गए, पक्का? पूछ लो प्रश्न 2-4 है, पूछ लो क्या? पक्का? चलो फिर बताइए, तो फिर पूछ लेते हैं। 1857 की क्रांति के अंदर बुड्ढा शेर किसे कहा गया? कहाँ किया था नेतृत्व तो इसने? आरा जगदीशपुर बिहार के अंदर किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व किसने किया? अमर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का साथ देने वाला व्यक्ति कौन था? कौन सा टोपे? तात्या टोपे था। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम? एक नाना साहब के नाम से भी कोई व्यक्ति लड़ रहा था क्या? उसका मूल नाम क्या था? कौन सा पंथ? मराठों के अंतिम पेशवा, क्रांति की योजना बनाने वाले रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां। क्रांति की योजना के तहत निश्चित तिथि क्या रखी थी? जबकि क्रांति भारत में कहां से शुरू हुई थी? किसके नेतृत्व में? कदम सिंह के नेतृत्व में। कितनी तारीख को? 10 मई को। मेरठ के क्रांतिकारी कहां गए थे? कब गए थे? और दिल्ली में क्रांति कब हुई? किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। बहादुर शाह किस नाम से कविताएं लिखता था? बहादुर शाह ने अब किस बेगम से पूछा था? जिनत महल से। बहादुर शाह को कहां निर्वासित किया गया? रंगून के अंदर। कहां निर्वासित किया? ऐसा मुगल बादशाह जिसकी कब्र जो है भारत में नहीं है, कौन है? बहादुर शाह, अंतिम मुगल बादशाह। किस मुगल बादशाह के समय 1857 क्रांति हुई थी? बहादुर शाह। भारत में क्रांति का नेता कौन था? भारत में क्रांति का सेनापति कौन था? बख्त खां। अंग्रेजों की ओर से क्रांति को दबाने वाला कॉलिन कैंपबेल था। उसने दबाई थी ना क्रांति। चलो ठीक है। सबसे ज्यादा सैनिक कहां के थे? सैनिकों की पौधशाला। अवध का दूसरा नाम? लखनऊ में नेतृत्व किसने किया? लखनऊ में बेगम हजरत, वह 1857 की क्रांतिकारी महिला जिसकी गुमनामी में मौत हो गई। बेगम हजरत महल का उपनाम? तो फिर महल परी किसे कहते हैं? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल? झलकारी बाई का स्मारक? झलकारी बाई का संबंध किस समाज से था? कौन सा? और झलकारी बाई का स्मारक कहां बताया तुमने? अजमेर में। ग्वालियर में तो रानी लक्ष्मीबाई का। वो मेरे दिमाग में आ गया, मैं ग्वालियर आवाज कैसे आ रही है? धक्के से मारते हो मतलब है। चलो ठीक है। तो उसके बाद में बात की जाए, कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहब ने। इलाहाबाद में? लियाकत अली। इलाहाबाद में किसने किया था? लियाकत अली के द्वारा किया गया था। उड़ीसा में नेतृत्व किसने किया है? सुरेंद्र साई। और फैजाबाद में? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। कोटा में? जयदयाल और मेराब खां। राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पर क्रांतिकारी भी बाहर के थे, क्रांति को दबाने वाले भी बाहर के थे? राजस्थान की ऐसी रियासत जहां पर क्रांतिकारी भी बाहर के आए थे, क्रांति को दबाने वाले भी बाहर के आए थे, कौन सी थी? धौलपुर थी। क्रांतिकारी कहां के थे?
क्रांतिकारी कहाँ के थे? पढ़ लो रे, अब ये मत कहना कि पढ़ाया नहीं। हाँ तो फिर घर जाके देखते भी हो नहीं देखते हो? किसको देखते हो? देखते किसको? फोटो को? यूपी के? फिर एरनपुरा में कहाँ के थे? पूर्विया सैनिक तो एरनपुरा में थे ना, है? कोई ग्वालियर और इंदौर का नाम सुना है? तो फिर क्रांति को दबाने वाले कहाँ के थे? दबाने वाले कहां से आई थी सेना दबाने के लिए? पटियाला पेक लगा के नाचुंदा। याद रखा करो रे, क्यों भूल जाते हो रे तुम? है पटियाला एक जगह है, पटियाला एक पेक भी है, पटियाला सूट भी है, पटियाला बैंक भी है। नहीं सुना पटियाला बैंक का नाम? बोलो, पटियाला बैंक ऑफ पंजाब, पटियाला सूट, पटियाला पेक और पटियाला स्थान, 4 चीजें उससे। चलो थोड़ा याद करो भाई, पढ़ो, जितना पढ़ाया उतना तो पढ़ो कम से कम। पुनर्जागरण आंदोलन की बात अपन कर रहे थे, हो गया था पूरा टॉपिक अपना। पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। वर्तमान व अतीत के बीच में सेतु का काम किसने किया? राजा राम। हिंदू लूथर किसे कहते हैं? हिंदू लूथर दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राय की उपाधि किसने दी? बंगाल के नवाब, मतलब पिता ने दे रखी थी ना राय राय की, तो वही उपाधि आपके चल रही है। और राम की उपाधि किसने दी? पिताजी के द्वारा दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? युग दूत कहा था। भारत के प्रथम पुरुष राजा राम मोहन राय। पत्रकारिता के पितामह, पत्रकारिता के जनक राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के महान नेता राजा राम मोहन राय, है ना? ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। राजा राम मोहन राय जो है, उन्होंने किस प्रथा के खिलाफ जो है खड़े हुए थे? सती प्रथा। किसके बाद? उनके भाई नंद की मृत्यु के बाद में, जब उनकी भाभी जो है सती हुई थी, उस समय से ध्यान रखिएगा। हाँ आशीर्वाद, पूरा टेंशन ना ले, हो जाएगा तेरा पेपर। जा, गॉड ब्लेस यू। मिठाई खिला देना लेकिन होते ही, नहीं खिलाया ना तो फिर नंबर कट जाएंगे बाद में। चलो, तो राजा राम मोहन राय जी के बारे में बात कर रहे थे। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 20 अगस्त 1800। आत्मीय सभा की स्थापना कब की? 1815 के अंदर। वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? और एक वेदांत सोसाइटी किसने बसाई थी? विवेकानंद जी ने। कहां पर है? न्यूयॉर्क। कहां पर बसाई थी? न्यूयॉर्क में। आर्य समाज के संस्थापक किस महान धर्म पुरुष ने यह कहा था कि अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बुरा देशी राज्य अच्छा होता है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। ब्रह्मानिकल मैगजीन किसकी थी? राजा राम मोहन राय की थी। संवाद कौमुदी, प्रज्ञा चांद, मिरातुल अखबार, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। हिंदू उत्तराधिकार नियम, राजा राम मोहन राय। पक्का है ना? ऐसा तो नहीं है कोई गलत तुक्का मार रहे हो? मेरे को नहीं ध्यान, मैं तो पढ़ा चुका। मैं तो, अब मुझे नहीं आता, जो पढ़ा दिया वो नहीं आता मुझे, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। तो ये सारी बातें अपने। राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहां हुई थी? ओ मैडम जी, घर वाले मना किए क्या आपको? थोड़े मुंह हिला लो, नींद आ रही क्या? तो फिर शांत, मैं पर जब से देख रहा हूं शांत बैठे जैसे करके आराम से, कोई टेंशन नहीं है। हैं? बुरा मान गए क्या? शर्मा गए क्या? चलो भाई, तो थोड़े से आप पढ़े, आप प्रयास करें आप, है ना, और मेहनत करें आप लोग। जितनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, जितने शिद्दत से पढ़ाते हैं, तो कम से कम उतनी तो करें आप। जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, अगर उतनी मेहनत से आप पढ़ोगे ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता, देख लेना।
लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी, थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज आप जानते हो कंपटीशन का ज़माना है। वो समय गया कि पहले मतलब कि पूछ लेते राजस्थान में सबसे लंबा बांध कहाँ है, सबसे बड़ा बांध कहाँ है, ऊंचा बांध कहाँ है, ये नहीं पूछते आजकल। गया इनका जमाना। ये तो अपने बेसिकली नॉलेज के लिए अपने को याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। और 50% तो कोचिंग करने वाला नहीं करने वाला 50% तो वैसे भी लियाएगा, तुक्के मारेगा तो भी। कोचिंग करने का उद्देश्य ये कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, अपने उसमें क्या नाम जो आगे पार्टिसिपेट करें, आगे बढ़े अपन, उसमें अपना नंबर जो पहले हो। ये नहीं कहना जो 1000 के बाद में अपनी रैंक आ रही है, उससे मतलब नहीं है, फिर उससे पहले रैंक आनी चाहिए अपने को, 100 के अंदर अंदर रहना चाहिए अपना। तो ये चीज़ें होती है आपकी क्या नाम है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें, लगातार जो है पढ़े, रिवीजन करें उन चीज़ों का, घर जा करके भूलें ना इन चीज़ों को। थोड़ा मीडिया से थोड़ा दूर रहें आप लोग। अगर काम की चीज़, ऐसा नहीं कि फ़ोन खराब है, फ़ोन भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सदुपयोग करोगे जब है, दुरुपयोग करोगे तो फिर वही बात है, समय खराब होता ही है, जनरल सी बात है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। चलो आगे पढ़ते हैं, फिर आज नया टॉपिक लेते हैं। भारतीय शासन पर ब्रिटिश प्रभाव, यही है ना टॉपिक अपना। छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय शासन पर ब्रिटिश प्रभाव, आर्थिक प्रभाव है ना। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव है। भारतीय अर्थव्यवस्था, सॉरी एक मिनट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सी बात ध्यान रखनी, क्या क्या चीजें हैं यहां पर वो अपन पढ़ते हैं। देखो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो जो आपका भारत है, क्या है आपका भारत है। भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र, पक्का है ना, अपन जानते अच्छी तरीके से। रेशमी वस्त्र, कौन से वस्त्र? रेशमी वस्त्र। चाय, मसाले, गरम मसाले थे ना, मसाले, नील, इन सब के लिए भारत क्या था? प्रसिद्ध था पहले। आपके सूती वस्त्र हो गए, आपके रेशमी वस्त्र हो गए, चाय हो गई, मसाले हो गए और नील हो गए। इन चीजों के लिए जो है, अब मसाले के अंदर आपके सब आ गए, काली मिर्च आ गई, लौंग आ गई, सब कुछ आ गया आपके इसमें। अब इन चीजों में भारत पहले प्रसिद्ध था। अब भारत में क्या हुआ कि जो विदेशी व्यापारी जो आए थे, कौन आए थे? विदेशी जो व्यापारी आए, इन विदेशी व्यापारियों के द्वारा जो है भारत को धीरे धीरे क्या करना पड़ा, यहां पर क्या करने लगे थे, इन पर भारत पर अधिकार करने लगे। जैसे शुरुआत में अगर अपन बात करें कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। फिर उसके बाद में पुर्तगालियों के बाद में कौन आए? डचों के बाद में कौन आए? अंग्रेज आए। डचों के बाद में कौन आए? अंग्रेजों के बाद में कौन आए? स्पेनिश। कौन आए थे? स्पेनिश, स्पेन से आए थे। और उसके बाद में कौन आए आपके? फ्रांसीसी। ध्यान रखना, कौन आए थे? फ्रांसीसी आए आपके, फ्रांसीसी। अब देखिएगा हुआ क्या, जो सबसे पहले आए थे वो सबके बाद में गए हैं। याद रखना, पुर्तगाली भारत में विदेशी व्यापारी के रूप में सबसे पहले आए थे, लेकिन सबके बाद में गए हैं। जो सबसे बाद में आए थे वो सबसे पहले गए हैं। अगर आपसे मान लो प्रश्न पूछ रहे कि वह कौन से विदेशी व्यापारी थे जो सबसे पहले आए थे? पुर्तगाली। वह कौन से विदेशी व्यापारी थे जो सबसे पहले आए और बाद में गए? पुर्तगाली। भारत को छोड़ने वाले विदेशी व्यापारी जो सबसे लास्ट में छोड़ा है वो कौन है? वह विदेशी व्यापारी जो सबके बाद में आए थे, फ्रांसीसी। कौन से थे? फ्रांसीसी। और वह विदेशी व्यापारी जो सबसे पहले गए, फ्रांसीसी गए। फ्रांसीसी ने अपना साम्राज्य किनको सौंप दिया था? अंग्रेजों को। अपन ने, मैंने बताया था आपको, वांडीवास का युद्ध 1760 के अंदर। और वांडीवास के युद्ध के बाद में जो है फ्रांसीसी के साम्राज्य के ऊपर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब दूसरी बात यह थी कि भारत इन चीजों के लिए प्रसिद्ध था। अब क्या हुआ कि पुर्तगाली आए जिन्होंने अरब सागर पर अधिकार कर रखा था, अरब सागर से व्यापार कर रहे थे। और फिर उसके बाद में डच आ गए, हॉलैंड के हैं। उसके बाद में जो मूल जो था आपके, वो आए कौन? अंग्रेज। और जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने भारत को लूटना शुरू किया। यानी कि कैसे लूटना शुरू किया?
अंग्रेजों ने क्या किया कि जो सूती वस्त्र है और जो रेशमी वस्त्र की बात अगर अपन करते हैं, भारत के जो प्रसिद्ध हुआ करते थे विदेशों के अंदर, इंग्लैंड में भी प्रसिद्ध हुआ करते थे, इनके ऊपर धीरे धीरे बैन लगा दिया, वहां पर शुल्क बढ़ा दिया। अब महंगे हो गए तो लोग क्यों खरीदेंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अपने क्षेत्र में जो सूती वस्त्र बनने लगे, भारत से कच्चा माल ले जाते थे और यहां से ले जाकर के वहां पर माल तैयार करते थे, उनको अचानक से मार्केट में उतारा और सस्ती दरों में। तो लोगों ने किसको खरीदा ज्यादा? इंग्लैंड वाले माल को। और जैसे माल को खरीदा, इंग्लैंड की धीरे अर्थव्यवस्था क्या होने लगी? चरमोत्कर्ष में बढ़ने लगी, ऊपर उठने लगी। भारत की अर्थव्यवस्था क्या होने लगी? नीचे गिरावट होने लगी। उसके बाद में फिर भारत में अपने 1813 के अंदर जो चार्टर एक्ट आया था, कौन सा एक्ट? चार्टर एक्ट जो आया था, इस चार्टर एक्ट जो एक्ट की बात की जाती है तो व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर लगा दिया? व्यापार पर प्रतिबंध। सभी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, केवल चाय के व्यापार को छोड़ करके। चीन के साथ भारत व्यापार कर सकता है और एक चाय का व्यापार कर सकता है, बाकी सभी व्यापार के ऊपर पूर्णतः क्या लगा दिया? अब व्यापार करेगी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये ऐसे कुछ कारण थे। उसके बाद में आपके 1833 का चार्टर एक्ट, कौन सा एक्ट? 1833 का चार्टर एक्ट, ध्यान रखना। इसके तहत जो है कंपनी ने पूरा अधिकार अपने ऊपर ले लिया व्यापार के ऊपर। यहां एक अधिकार हटा दिया गया था, व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, यहां पर सारे व्यापार हटा दिए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? व्यापार करेगी। इसी कड़ी के अंदर अगर अपन बात करें कि जैसे अगर चाय का व्यापार जो था, चीन का व्यापार जो है वो केवल इस एक्ट के तहत कर सकता है भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार यहां समाप्त हो चुके हैं। यही चार्टर एक्ट के तहत 1813 के तहत यह कहा गया कि शिक्षा के ऊपर अंग्रेज प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितने लाख रुपए? 1 लाख रुपए। सिर्फ ओनली भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष अंग्रेज कितने लाख रुपए खर्च करेंगे? 1 लाख रुपए। कौन से एक्ट में कहा गया है? 1813 के चार्टर एक्ट। बताया था मैंने आपको। फिर मैंने यह भी कहा था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों के द्वारा जो है आपके जो ईसाई धर्म था उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है जो ईसाई मिशनरियां थी वो भारत में बेचने लग गए थे। 1813 से पहले भारत में कभी ईसाई मिशनरियां नहीं आई थी, आई भी होगी तो उसका विरोध किया गया था, भारत में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे। इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई धर्म का भी क्या होने लगा? प्रचार प्रसार होने लगा। तो ये कुछ ऐसे 2 एक्ट थे आपके। मूल रूप से अगर अपन बात करें तो यहां पर अंग्रेजों का अगर मूल बात की जाए तो एक तो सबसे बड़ा था कौन सा युद्ध, और एक सबसे बड़ा था आपके कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, जो अपन ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना, बक्सर का युद्ध ध्यान रखना। उसके बाद में आपके 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को क्या प्राप्त हो जाना? भारत की दीवानी प्राप्त होना। क्या प्राप्त हो जाना? यानी अब टैक्स जो लेंगे वो कौन लेंगे? अंग्रेज। इलाहाबाद की 2 संधियां बताई थी मैंने आपको, है ना, 1765 के अंदर। और मैंने ये कहा था कि बक्सर के युद्ध के बाद में इलाहाबाद की 2 संधियां हुई और भारत से जो है आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको प्राप्त हो गई थी? सारी बातें क्रांति में की हुई है मेरी। वही चीजें आपकी इस अर्थव्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव पर पड़ते हैं। यहां पर भारत में धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया था, यह भी बताया था मैंने आपको। धन निष्कासन के सिद्धांत की बात की जाए तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था सबसे पहले किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि यह भारत का जो धन निष्कासन हो रहा है, अगर शायद यहां पर कोई भारतीय लोग जो है अगर प्रशासन में होते या बड़े अच्छे पदों पर होते तो शायद इस बात को क्या कर पाते? समझ पाते। द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के अंदर इसके नाम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। यह वही दादा भाई नौरोजी है जिनके द्वारा यह कहा गया, मतलब जिसको धन निष्कासन क्या? अनिष्टों का अनिष्ट कहा। इसको धन निष्कासन को क्या संज्ञा दी है? अनिष्टों का अनिष्ट। ध्यान, यह प्रश्न पूछा गया है आपका कि किसने धन निष्कासन को जो है अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई है, वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे आपके। ठीक है। भारत के उद्योग धंधे जो थे वो चौपट होने लगे क्योंकि अर्थव्यवस्था ब्रिटिश प्रभाव पड़ रहा है। अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं, भारत के जो है लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? गरीब हो रहे हैं। तो ये वही चीजें पढ़ेंगे अपन इस ब्रिटिश प्रभाव में, या कुछ ऐसी चीजें कि भारत में सबसे पहले जो है लोहे का कारखाना कहां स्थापित हुआ, सूती वस्त्र का उद्योग का कारखाना पहले कहां स्थापित हुआ, इनके कुछ अपन सन यहां पर देखेंगे अपन। तो ये सारी चीज दादा भाई नौरोजी की बात कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कितने रुपए है? 20 रुपए। पहली बार अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए भारत की
तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 1667 68 के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा बताया गया था। और उसमें ये क्या कहा गया, मतलब उससे पहले बताया था इन्होंने, लेकिन उसके तहत जो अपन ने कह रहा हूं जो आय जो जानी है, तो सबसे पहले भारत की जो आय है प्रति व्यक्ति आय वो कितने रुपए थी, 20 रुपए बचत थी सिर्फ ओनली अपनी। उसके बाद फिर 62 रुपए हुई, कितनी हुई फिर 62 रुपए हुई। तो याद रखना सबसे पहले आय का जब निर्धारण हुआ था कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो भारत में पहले व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपए। आजकल तो छोटा बच्चा ही नहीं लेता 20 रुपए, तो वो भी फेंक देता है एक बार, तो इतने लूंगा क्या 20 रुपए, है ना। तो ये समझते हैं। तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें हैं इसमें आर्थिक प्रभाव के अंदर जो अपन कुछ चीजें देखेंगे। बेसिकली कुछ जो है कौन कौन कारखानों की स्थापना कहाँ कहाँ हुई है, ये चीजें देखेंगे। किस प्रकार से धन निष्कासन का सिद्धांत है, किसने दिया, उसमें कौन सी वार्षिक आय बताई है, कितने रुपए जो है वार्षिक पौंड के रूप में अंग्रेज बाहर लेकर के जा रहे थे, और किस प्रकार से आपके जो है इन मसालों पर इन पर प्रतिबंध लगाया गया, कैसे जो चार्टर एक्ट की बात करेंगे, साथ में जो है इधर 33 के एक्ट की भी क्या करेंगे बात अपन करने वाले हैं। तो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल थोड़ा स्ट्रक्चर ध्यान रखना इसका कि ब्रिटिश प्रभाव का मतलब है कि भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर अंग्रेजों ने किस प्रकार से प्रभाव डाला और भारत को कैसे गरीब किया, और उसके बाद में जो है आपके अंग्रेज कैसे जो है अमीर बन गए थे। इसी के अंदर आपके जो है अपन वो पढ़ेंगे कि जैसे भारत में सबसे पहले क्या चली आपके ट्रेन, वो कहां चली है, उसके ऊपर भी अपन यहां पर बात करेंगे। क्योंकि जब ये सारे साधन चले हैं, संचार के साधन चले, तभी तो जाकर के आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी या अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। क्योंकि साधन आवागमन के साधन बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था पर भी क्या देखने को मिलेगा, प्रभाव। आज मान लो जैसे भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, भारत की अर्थव्यवस्था पर आज सबसे ज्यादा प्रभाव अगर है तो वो ट्रक ड्राइवरों का है। अगर वो 3 दिन हड़ताल कर देना तो भारत की अर्थव्यवस्था एकदम से क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो आवागमन के साधन है, सामान माल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और सबसे ज्यादा पहुंचाते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने को समझने योग्य है। समझ गए मेरी बात को? चलो तो फिर उठाओ पेन और हेडिंग डालो, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, और इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट। हेडिंग डाल ली क्या? लिखिए पहला पॉइंट, देखिए 17वीं शताब्दी में भारत, 17वीं शताब्दी में भारत, 17वीं शताब्दी में भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, उत्पादक देश था। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हालांकि सोने की चिड़िया तो आज भी है, नहीं है क्या? अपने है ना, जहां डाल डाल सोने की चिड़िया करती बसेरा ना, ये भारत देश है मेरा। तो भारत प्रारंभ उस समय जो है क्या था, सोने की चिड़िया कहलाता था। आज भी है सोने की चिड़िया तो भारत तो, क्योंकि कहते हैं कि एक फारसी इतिहासकार हुए थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि सोना और चांदी सभी विश्व के अंदर घूमता है और घूम फिर करके और कहाँ आता है, और भारत में क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। कैसे नहीं होगा? हमारी भारतीय महिलाएं सोना और चांदी को देखते तो बस टूट पड़ती है सोना चांदी के ऊपर, तो है ना, गहने करती ना, गहने वगैरह पहनती ना, आभूषण वगैरह। पहले तो सोने का ट्रेंड कम था, चांदी का ट्रेंड ज्यादा था। जो अपने आज की मतलब अपनी जनरेशन से पहले की अपनी दादी वगैरह को देखे अपन, तो उस समय चांदी का ट्रेंड ज्यादा था। वो 1.5-2 किलो की यहाँ कड़ंगती पहना करती थी, है ना, नीचे के ना वो कड़े मोटे मोटे 1-1 किलो के कड़े पहना करती थी। आज की लड़कियों को 1 किलो के कड़े पहना तो मैं धड़ाम गिर जाए, वहीं पे उठे ही नहीं पाऊँ उनके। तो पहले की महिलाओं में और अभी की जो महिलाएं हैं उनमें बहुत रात दिन का फर्क है। अब आजकल ट्रेंड चल गया किसका, सोने का। देख लो 60,000 के पार चल रहा है भाई। ज्यादा खपत होगी तो उस चीज की क्या बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, नॉर्मल बात है। मैं कह रहा हूं आपको 2 साल तक सोना खरीदो ही मत हो, कोई सोने पहनना ही बंद कर दो। अन्य धातु को कह रहा हूं तो पहनना स्टार्ट कर दो, पीतल को पहनना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं पीतल के दाम बढ़ जाएंगे, सोने के दाम घट जाएंगे। दाम बढ़ाते कौन है, अपन लोग बढ़ाते हैं। कोई चीज है मान लो इसकी मार्केट के अंदर क्या नाम जो उसकी कमी है, तो जनरल सी बात है दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे, मूल्य वृद्धि होगी उसकी। और मान लो अनगिनत रूप से क्या नाम जो पड़ी है, अब लोहा है, अनाप शनाप पड़ा लोगों के पास में लोहा, तो वो क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो ठीक है, तो सोना क्या कि पहली बात तो कमी है सोने की,
और दूसरी बात उसकी क्या नाम खपत ज्यादा हो रही है, तो जनरल सी बात है उसकी क्या होगी, दाम भी बढ़ेंगे अपने क्या नाम है। जो बाहर से अपन आयात कर मतलब बाहर से मंगवा नहीं सकते, मंगवाते तो उसके में बहुत सारे लपड़े हैं, ला नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं क्या नाम, अन्य बहुत सारे देशों में तो सोना बहुत सस्ता है भारत से भी, क्योंकि वहां पर इसके आभूषण नहीं पहने जाते हैं। वहां तो क्या नाम जो आर्टिफिशियल आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स पहनती ही महिलाएं वहां पर विदेशों के अंदर। प्लेटिनम की हो गई क्या नाम जो आपके, ये चांदी सोना तो केवल भारत के अंदर ही है। तो एक फारसी इतिहासकार ने कहा था कि सोना और चांदी सभी देशों में घूमते हैं और घूम फिर के कहाँ आते हैं, भारत में, और भारत में क्या हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। क्यों नहीं होंगे भाई, हमारी महिलाएं 15-20 तोला सोना तो रोज लद की बेटी रहती है। प्रत्येक घर में एक महिला 10-12 लाख की मालकिन है, नहीं है क्या भाई। आज 60,000 का हो रहा है, किसी के पास 10 तोला सोना भी है तो मान लो 6 लाख की मालकिन तो हो गई ना। फिर भी कहते हैं गरीब है साहब, हम कहाँ गरीब रहे यार, लखपति हो आप लोग तो है, हो कि नहीं है। मैं जनरल सी बात सोचिए, आप है कि नहीं है, आप बताइए। तो मतलब ये चीजें हैं अपने, लेकिन वो क्या कि अपन बाहर निकालते नहीं, शादी ब्याह में इनके अंदर ही करते हैं क्या नाम है। ठीक है चलो, तो उस समय भारत जो है एक क्या था, आपके सोने की चिड़िया कहलाता था। नेक्स्ट लिखिएगा, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल का मालिक बना दिया। अंग्रेजों को बंगाल का मालिक बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में, 1720 ईस्वी में इंग्लैंड ने, 1720 ईस्वी में इंग्लैंड ने भारत के रेशमी व सूती वस्त्रों पर, भारत के रेशमी व सूती वस्त्रों पर रेशमी व सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1757 से, यानी कि प्लासी के युद्ध से लेकर के, प्लासी के युद्ध की बात कर रहे हैं, 1757 से लेकर के 1772 ईस्वी का काल, 1757 से लेकर 1772 1757 से 1772 ईस्वी का काल औपनिवेशिक लूट का काल कहलाता है। औपनिवेशिक लूट का काल कहलाता है। लूट का काल कहलाता है, समझे इस बात का, यानी इस बीच में जो है बहुत लूटा गया, यहां पर ध्यान रखिएगा, लूट का काल कहलाता है। मेड इन और इंडिया, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो भारत से बन रही है। तो महंगी तो जन्नत सी बात है ना, अगर स्वदेशी चीज होगी तो वो तो महंगी होगी भाई, स्वदेशी है तो महंगी होगी ना। हाथ से बनने की वजह से भी होती है, शुद्ध होती है, मिलावट नहीं होती उसमें भाई, बहुत सारी चीजें होती ना। आज एक चीज बताओ, अपन घर से घी लेते हैं, मान लो किसी पड़ोस के घर से घी लेते हैं, भाव क्या है, 800 मान लो, 850 मान लो, है नहीं ना भाव। वही घी अपन मार्केट से डिब्बा लेते हैं, रिलायंस का, सरस का, कृष्णा का, क्यों है अंतर भाई, अंतर क्यों है? वो भी देसी बता रहे हैं, ये भी देसी बता रहे हैं, तो अंतर, इतना अंतर आ रहा आधे का, तो कोई तो फर्क होगा। फर्क ये है कि वो जो सामने वाले पड़ोसी का ले रहे हैं वो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट, इधर वाले जनरल सी बात है मिलावट भाई। आज एक चीज बताओ, एक मान लो कोई फल फ्रूट की क्या नाम ठेला लगा हुआ है, मान लो कोई फल फ्रूट की शॉप है, और फल फ्रूट की शॉप पर एक तो रेडी वाला आदमी है जो एक एप्पल लेकर के घूम रहा है और वो 50 रुपए किलो बेच रहा है,
एक वही फल फ्रूट की शॉप लगी हुई है और उसके अलग अलग प्रकार के कह रहा हूं एप्पल पड़े हैं, और वो कह रहा है कि भाई ये 50 के हैं, ये 80 के हैं, ये 100 के हैं, ये 150 के और ये 200 के हैं। तो 200 में 200 वाली क्वालिटी है और 50 में 50 वाली क्वालिटी है। तो ये फर्क कैसे है कि वो 200 वाली जो चीज है ना वो शुद्ध है। आजकल एप्पल की मार्केट में इतनी सारी चीजें, मतलब कि इतनी वेराइटी आ चुकी है, अपने को पता ही नहीं कौन सी खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। आम की कितनी वेराइटी है। तो ये ऐसी चीजें होती है कि इनको जब तक अपन क्या नाम जो देख मतलब समझ नहीं लेते इन चीजों को, तब तक अपन, जब कहते हैं पुराने लोग कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, ये ऐसी चीजें होती हैं। तो मेड इन इंडिया की बात अगर अपन करें तो वो आपके भारत की है और उस पर क्या थोड़ा टैक्स ज्यादा होता है, और दूसरी बात वो शुद्ध रूप में होती है, इसलिए क्या नाम जो वो क्या है महंगी रहेगी। कौन सी? नहीं, ऐसे मशीन से बनने का ये रीजन नहीं है, मशीन से नहीं बनती ये चीजें, मशीन से नहीं बनती है, उसमें प्रोडक्ट का फर्क होता है। एक तो नॉर्मल चीज है जो ज्यादा उत्पादन दे रही है, ज्यादा उत्पादन देगी तो वो क्या होगी, सस्ती होगी। एक कम उत्पादन वाली है तो वो क्या होगी, महंगी होगी। और आजकल क्या कि जो कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे हमारा फल फ्रूट वगैरह है, तो इनमें क्या हो गया कि हाइब्रिड आने लग गया आजकल। जो पहले की जो एप्पल आती थी वैसी एप्पल थोड़ी आजकल है। अब ये तो काजू काजू ही होता है, लेकिन काजू वाले की शॉप पर जाओ वो 10 प्रकार के काजू बता देगा, ये फलाना अमेरिकन काजू है, ये कहना फॉरेन काजू, ये मतलब कौन कौन से काजू, अरे काजू काजू ही होता है यार। तो ये वेराइटियां क्या हुई, हाइब्रिड हो गई है। जैसे अपने गेहूं की फसल देखते हैं अपन, अलग अलग प्रकार की क्या किस्में हो गई उसके अंदर, लेकिन अपन माइंड में एक चीज होती है कि यार गेहूं गेहूं होता है, अरे होता है गेहूं गेहूं होता है, लेकिन उसमें वेराइटीज है, उसमें इफेक्ट पड़ेंगे, कुछ ना कुछ चीजें को फर्क आता है उनके अंदर, प्रोटीन की वो हो सकती है, किसी में क्या देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो क्या लिखा था अपने, 1757 से लेकर के 1772 ईस्वी काल औपनिवेशिक लूट का काल कहलाता है। नेक्स्ट लिखिएगा 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय, 1780 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय, हेस्टिंग्स के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1780 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय ईस्ट इंडिया कंपनी को नमक व अफीम के उत्पादन का, नमक व अफीम के उत्पादन का, नमक व अफीम के उत्पादन का एकाधिकार प्राप्त हुआ, एकाधिकार प्राप्त हुआ, एकाधिकार प्राप्त हुआ। नमक व अफीम का एकाधिकार जो है कब प्राप्त हो गया है, 1780 में। उसमें भारत के गवर्नर जनरल कौन है, तो आपके हेस्टिंग्स है ना। गवर्नर जनरल कौन, गवर्नर कौन है, उस गवर्नर जनरल उस समय हेस्टिंग्स है। फिर लिखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, इस एक्ट के तहत कंपनी केवल, इस एक्ट के तहत कंपनी केवल इस एक्ट का मतलब कौन सा एक्ट है, 1813 के एक्ट की बात कर रहे हैं। इस एक्ट के तहत कंपनी केवल चाय का व्यापार, कंपनी केवल चाय का व्यापार, कंपनी केवल चाय का व्यापार और चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार,
चीन के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार कर सकती है। बाकी सारे व्यापारिक अधिकार कंपनी के क्या कर दिए गए हैं, समाप्त। प्रश्न भी ऐसे आएगा कि कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, 1813 के तहत। अगर ये लैंग्वेज चेंज हो और लिखा है कि पूर्ण एकाधिकार समाप्त किए गए, तो वहां पर एक्ट चेंज हो जाएगा आपका, आगे लिखने वाले हैं अपन, ठीक है। एक प्रश्न आएगा कि कंपनी जो है केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती है, किस एक्ट में कहा गया, 1813 का चार्टर एक्ट। फिर अगला पॉइंट लिखना, इस एक्ट में कहा गया कि, इस एक्ट में कहा गया कि, इस एक्ट में कहा गया कि अंग्रेज शिक्षा पर प्रतिवर्ष, अंग्रेज शिक्षा पर प्रतिवर्ष, अंग्रेज शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अगला वाला ये वाला पॉइंट लिखेंगे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसी के अंदर यह कहा गया था कि शिक्षा के ऊपर अंग्रेज 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितने लाख रुपए? भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज कितने लाख रुपए खर्च करेंगे? 5 लाख रुपए अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट चलो इसे साथ में लिख लो कि आपको ध्यान रहे। इस एक्ट में कहा गया कि, इस एक्ट में कहा गया कि, इस एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। इस एक्ट में कहा गया कि भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज, भारतीय शिक्षा पर अंग्रेज 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितने लाख रुपए खर्च करेंगे? 5 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसमें 1 लाख रुपए ना, वहां 1 लाख है और यहां कितने हैं? 5 लाख है। अब 13 में और 33 के अंदर कितने वर्ष का अंतर आ रहा है? 20 वर्ष का अंतर आ गया ना। तो 20 साल में शिक्षा पर खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ाया गया। यहां पर कितने बढ़ाए गए हैं? 4 लाख रुपए बढ़ाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1800 से लेकर 1850 ईस्वी के बीच, 1800 से 1850 ईस्वी के बीच, 1800 से 1850 ईस्वी के बीच के काल को, के काल को भारत में, के काल को भारत में अनौद्योगिकरण, अनऔद्योगिकरण का काल कहते हैं। अनऔद्योगिकरण देखो क्या, अनऔद्योगिकरण का काल कहते हैं। अनऔद्योगिकरण का काल कहते हैं। क्यों कहते हैं इस काल को अनौद्योगिकरण का काल? इंग्लैंड के अंदर क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति चल रही थी और भारत में औद्योगिक क्रांति क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। अर्थात इसका मतलब ये कि भारत के अंदर उद्योग धंधे क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं। और इंग्लैंड में क्या हो रहे हैं? आपके क्या नाम जो
उद्योग धंधे जो है वो क्या हो रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। लिखिए अगला पॉइंट। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के हस्त उद्योग व भारत के हस्त उद्योग व अन्य उद्योग धंधे चौपट हो गए। भारत के हस्त उद्योग व अन्य उद्योग चौपट हो गए। चौपट हो गए। एक कोटेशन लिखना कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स ने कहा कि, इसने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठिए हैं जो भारतीय चरखे को तोड़ दिया। व्यक्ति का नाम क्या है? कार्ल मार्क्स है, ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसमें लिखना, कार्ल मार्क्स इसमें लिखना। कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना है। इसने कहा कि अंग्रेज घुसपैठिए हैं, अंग्रेज घुसपैठिए हैं अंग्रेज घुसपैठिए हैं जिन्होंने भारतीय चरखे को तोड़ दिया, जिन्होंने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। एक कोटेशन और लिखना, कार्ल मार्क्स की है। भारत में है, वापस एक बार बोलूं। कार्ल मार्क्स के बारे में इसने कहा था कि अंग्रेज घुसपैठिए हैं जिन्होंने भारतीय चरखे को तोड़ दिया। मतलब भारतीय का जो हस्त उद्योग है, उद्योग धंधे जो है, हथकरघा जो चलता था, वो सबको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्योंकि औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति होने से क्या नाम, जो मशीनें आ गई, तो मशीनें आ गई तो जनरल सी बात है कि मशीनों से ज्यादा उत्पादन हो रहा है और चरखे से क्या हो रहा है? कम उत्पादन हो रहा है। पहले अपने भारत में जो ये शर्टें वगैरह बनती थी या सूती वस्त्र बनते थे, वो हाथ से तो बनते थे, मशीनें थोड़ी थी। पहले सूत काटते थे लोग, सूत काटने के बाद फिर उसको बुनाई की जाती थी, तो टाइम लगता था, एक वक्त लगता था। अपने पुरानी दादियां जो है ना, कहते कि अपने पोते की शादी, मतलब बेटे की शादी हो जाती है, जो दादी है, दादी का जो बेटा है, बेटा का बेटा जो पोता होता है, पोते की शादी होने के बाद में वो दादी है ना भाई, आज शादी हो गई और शादी होते ब्याह से निमट के साहब। अब पुरानी दादियों को टोपा, स्वेटर ये सिलना, बुनना आता है। वो क्या करती, शादी के बाद में महीने बाद में फ्री हो जाती, अब वो सिलना स्टार्ट कर देगी कि भाई एक साल में नया मेहमान आने वाला है, इंतजार करती है वो, क्या नाम, वो तैयार हो जाती है। क्या नाम, आपने स्कूलों के अंदर देखा होगा आपने, मेड में, पुरानी मेड में जो है स्कूल में टोपा सिलती रहती है, बच्चों को पढ़ाती कम है। उनको एक्सपीरियंस है ना, अपने को है क्या? नहीं है। कौन माता पच्ची करे, कौन मगजमारी करे? अपने जाके दुकान से खरीद लाएंगे यार। क्यों? एक तो समय खराब होगा, वो चीजें लेकर के आओ, फिर बुनो, समय खराब होगा। इतने समय, मान लो कोई आदमी है कि दिन भर के क्या नाम, जो 5,000 रुपये कमाता है, अब वो बुनने बेटे क्या नाम, जो टोपा बनाए, पूरा दिन भर में मान लो एक टोपा बनाता है, उसके तो 5,000 खर्च गए ना, और टोपा कितने का है? 50 रुपये का। तो व्यक्ति ये सोचता है। तो मतलब उस समय ये था कि जो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसमें क्या था कि मशीनीकरण के माध्यम से उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा था, और भारत में हस्तकरघा जो था उससे क्या हो रहा था? उत्पादन कम हो रहा था। ठीक है, एक कोटेशन और लिखो इसकी, कार्ल मार्क्स की लिखना। कार्ल मार्क्स ने कहा कि, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, कहा कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, मतलब बुरी बताया उसने, खराब बताया, घिनौनी है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है।
आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक कौन है? शाबाश। भारत में रेलवे का जनक, रेलवे का जनक डलहौजी को, कौन था डलहौजी? कुछ याद आ रहा है डलहौजी के बारे में? क्या याद आ रहा है? राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ध्यान रखना। तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। फिर लिखिए अगला पॉइंट। मनोज कुमार, तू क्या आरएस की तैयारी कर रहा है? तुझे वी औद्योगिकरण, नाके, मालगुजारी, ये सारी चीजें जाननी है तेरे को, है? जो चीज लिमिटेड है उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? ऐसे तो मैं कह रहा हूं जो आपको ये आर्थिक इसका पढ़ाऊं मैं टॉपिक है तो 10 दिन लग जाएंगे पढ़ाने में, ये चीजें मायना नहीं रखती है ना? ये कोई आपके अर्थ इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही, ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और इतिहास के अंदर जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब तू सोच रहा है क्या नाम जो कि मैं अर्थ इकोनॉमिक्स की क्लास लग रही, तो ये इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है भाई, ये इतिहास की है। इतिहास में अंग्रेजों के द्वारा अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उन्हीं शब्दों पर बात करेंगे। लिखिएगा, वो लिख रहा है कि क्या नाम जो नाके क्या है, वी औद्योगिकरण क्या है, नवीनीकरण। अब जनरल सी बात है यार, अपने को अर्थव्यवस्था थोड़ी पढ़ रहे हैं, बट इकोनॉमिक्स की क्लास थोड़ी चल रही है, ये हिस्ट्री की क्लास चल रही है, और उस समय अंग्रेजों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब इसको मैं और वी औद्योगिकरण को मैं लेके बैठूं तो 1 घंटे चैप्टर दे सकता हूं मैं, तो उस वहां से लेकर के आज तक वी औद्योगिकरण पढ़ना पड़ेगा उसमें, है? कॉमन सी बात है, कॉमन फैक्टर का ध्यान रख भाई, ठीक है? चलो देखिएगा क्या लिखा था, रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी। फिर लिखिएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम रेल चलाई गई, रेल चलाई गई, रेल चलाई गई जो मुंबई से ठाणे के बीच चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली, मुंबई से ठाणे के बीच चली, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी, जिसकी ऐसे लिखो, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी, जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1858 के बाद भारत में, 1858 के बाद भारत में वित्तीय पूंजीवाद का काल शुरू हुआ। 1858 के बाद भारत में वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ। बता, वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ जिसमें सर्वाधिक निवेश, वित्तीय पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ जिसमें सर्वाधिक निवेश, जिसमें सर्वाधिक निवेश सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया गया, सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया गया, सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया गया। जिसमें सर्वाधिक निवेश सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में किया गया। वित्तीय पूंजीवाद की बात अपन करते हैं कि जैसे कि इससे पहले अपन बात कर रहे थे कि 1800 से लेकर के 1858 के बीच की बात की जाए तो भारत में उद्योग धंधे जो है वो चौपट हो रहे हैं और औद्योगिक क्रांति के तहत इंग्लैंड में जो है वो क्या हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, या इंग्लैंड के अंदर जो है
आपके किसी न किसी प्रकार से उसका विकास हो रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। अब भारत के अंदर अंग्रेजों ने क्या किया? रेलवे का विस्तार कर दिया। रेलवे का विस्तार किया गया है, तो रेलवे के विस्तार से क्या होगा भाई? उद्योग धंधे खुलेंगे नहीं, संचार का माध्यम बढ़ेगा। और मान लो कि जैसे मान लो यहाँ जोधपुर से अपने को कोई चीज लेके जानी है और जयपुर डालनी है, एक तो अपन बैलगाड़ी से लेकर के जाए, टाइम लगेगा नहीं लगेगा? और एक मान लो अपन के नाम जो सीधे के नाम जो किससे जाए, अपने ट्रेन से जाए, तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो ऋण पूंजीवाद जो था, औद्योगिक जो बड़े बड़े सेठ लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या करना प्रारंभ किया? अपने क्या नाम है जो विकास करना प्रारंभ किया औद्योगिक। अब वो किस क्षेत्र में कर रहे हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। किस क्षेत्र में कर रहे हैं? सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सभी के लिए। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? सभी के लिए क्या नाम है जो, उसमें सभी के क्षेत्र के अंदर जो है उसका विकास किया जाएगा। तो ये एक इसका टाइम पीरियड था आपके। हालांकि नवीनतम खोजों से इस बारे में पता चला है कि भारत में सबसे पहले रेल जो थी वो रुड़की के अंदर चलाई गई थी। कहां पर? 1851 के आसपास की बात है। लेकिन अपने को वो याद नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अपने को तो ये पता है कि भारत में सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? 1853 में। अब नवीनतम खोजे आए चाहे कुछ भी हो, प्रश्न वहां से कभी नहीं बनने वाला। प्रश्न कहां से बनेगा? जो पुरानी अपने चीज चल रही। इतिहास हमेशा प्राचीन तथ्यों पर ही क्या करता है? निर्धारित है। जैसे अपन पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में ये जानकारी मिलती है कि सभ्यता के लोग जो थे घोड़े से अपरिचित थे। यही पढ़ते हैं ना अपन कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से क्या थे। लेकिन फिर भी अपन ये पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक राना गुंडई क्षेत्र है पाकिस्तान में, जहां से घोड़े के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो है जहां से घोड़े के दांत मिले हैं। सुरकोटड़ा है जहां से घोड़े की हड्डियां या अस्थि पंजर मिले हैं। लोतल है जहां से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। ये चीजें पढ़ते हैं ना। अब ये चीजें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे। तो वहां पर आंसर क्या जाता है? घोड़ा। तो हो सकता है कि वो जो घोड़ा मिला है वो ऊपरी स्तर से मिला अपने को, भाई सभ्यता का नहीं हो सकता, वो किसी अन्य काल का हो, भाई ये भी तो हो सकता है ना। तो कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से यहां पर भी अपन बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो है मतलब लिखा है किताबों में कि भाई नवीनतम खोजों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि सबसे पहले जो है आपके रेल जो चली थी वो कहां चली थी? आपके रुड़की के अंदर आपके रेल चली थी। 1851 ईस्वी की बात है। लेकिन अपने किताबों में ये वास्तविक रूप से प्रश्न भी कितनी बार आया हुआ है कि भाई 1853 के अंदर, डेट बिल्कुल एग्जिट है 16 अप्रैल 1853 के अंदर बंबई से क्या थाने के बीच में जो है क्या चलाई गई? आपके रेल चलाई गई थी, जिसकी दूरी कितनी किलोमीटर की है? 34 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 34 किलोमीटर की है आपके। क्लियर है बात आपकी? अगला लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। 1765 ईस्वी, नहीं 1765 में, 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की क्या 1765 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार और दीवानी दोनों लिखना, व्यापार और दीवानी प्राप्त हुई। व्यापार और दीवानी प्राप्त हुई। अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स वसूलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, लॉर्ड कर्जन के समय लॉर्ड कर्जन के समय रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। रेलवे का सर्वाधिक विकास
रेलवे का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय की कोई ऐसी घटना बताओ जिसमें 2-3 आंदोलन हुए थे। लॉर्ड कर्जन के समय की ऐसी घटना जिसके विपक्ष, जिसके विरोध में 2 आंदोलन हुए थे। बंगाल विभाजन का नाम सुना? बंगाल विभाजन के विरोध में होता ना बंग आंदोलन एक तो, और एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था, नहीं हुआ था 1905 में? वही तो लॉर्ड कर्जन है ये। चलो, लॉर्ड कर्जन के समय किस संस्था का पुनर्गठन किया गया था? ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आता है। लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी संस्था का पुनर्गठन किया गया था? 1902 भी सन मिलता है और 1904 भी मिलता है। इतना हिंट और दे दिया मैंने। चलो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का नाम सुना है? सिंधु घाटी सभ्यता में बताया ना होगा ना, तो फिर मतलब रिवीजन तो नहीं करते आप, ये तो पक्का है। जो एक बार पढ़ लिया ना, जो एक बार पढ़ लिया ना अपन ने, वो पढ़ लिया, उसको आगे अपन को रिवीजन नहीं करना। पीछे की चीजों को देखो उठा के। मैं कह रहा हूं, अपन सिंधु घाटी सभ्यता मान लो आपको सर ने पढ़ाया होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको मान लो कि 10 घंटे 20-15 घंटे लगे होंगे। उस मैटर को अगर आप घर जाकर के डेली 1 घंटा भी देखोगे ना, तो वो पूरा मैटर 1-1.5 घंटे में पढ़ लोगे आप। 1-1.5 घंटे में पढ़ लोगे आप। क्यों? क्योंकि लिखना समझाना एक अलग चीज होती है और वापस रिवीजन करना। मैं आपको फिर कह रहा हूं, स्वाध्याय ही आपके सबसे बड़ा हथियार होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का। समय निकालो। मैं ये तरीका कह रहा हूं आपको कि आप 12 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो। अरे घर जाने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे तो अपने आप को दे ही सकते हो। 2-3 घंटे नहीं दे सकते क्या? पहले बताओ, करते क्या हो यहां से जाने के बाद? है कोई बिजनेस चला रखा है क्या आप लोगों ने? तो फिर करते क्या हो? तीन घंटे तो बहुत होते हैं पर डे यार। 3 घंटे तो बहुत होते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो 5-6 घंटे पढ़ के आरएस बन गए, जो काम करते थे लेकिन फिर भी आरएस बन गए। कैसे बने उन्होंने? उन्होंने रेगुलरिटी रखी उस चीज की। हाँ, थोड़ा टाइम लग गया, साल 2 साल 3 साल लग गया, लेकिन रेगुलरिटी रखी। वो तो बिजनेस, मतलब वो तो घर की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, वो और भी काम कर रहे हैं और फिर भी कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग तो क्या ना, कुछ आपके तो घर की कोई बर्डन ही नहीं है। घर वालों ने पढ़ने भेज रखा आपको, तो भाई पढ़ जाओ आराम से, पढ़िए बेटी, पढ़ रहे बेटा, फिर क्यों समय नहीं निकालते? और कोचिंग में कितना रहते हो आप? सुबह 7 से 1 बजे तक तो रहते हो। इसके बाद तो घर पे रहते, रूम पे रहते हो आप लोग। अब 1 बजे के बाद में 1 से लेकर के 11 बजे के बीच में क्या करते हो आप? 1 से 11 के बीच में कितना समय होता है पता है क्या आप लोगों को? कम से कम 12 घंटे होते हैं। उस 12 घंटे के बीच में क्या करते हो आप? 4 घंटे तो मोबाइल देखते होंगे, 4-5 घंटे तो पक्का है, कंफर्म है। इंस्टा रील्स वगैरह देखते होंगे आगे से आगे, है? तो स्वाध्याय करो भाई। ऐसे मजा नहीं आता फिर, क्या नाम है जो कि यार फालतू अपन क्या कर रहे हैं। फिर वो तो ये कि बात ठीक है, करवा दिया 2-4 दिन में बाद करवा के छुट्टी करो, फिर और तो क्या है, पढ़ना ही नहीं है आपको तो। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, चाहे आप कुछ भी करो। मान लो घर मम्मी अपने को खाना भी दे देगी ना, तो रोटी तो तोड़ के अपने को खानी पड़ेगी, मुंह भी चलाना पड़ेगा, चबाना भी पड़ेगा, ये चीजें अपने को करनी पड़ेगी। डायरेक्ट तो नहीं खा सकते अपन। तो हम तो आपको वो चीज कलेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन उस कलेक्ट की गई चीज को आपको पढ़ना तो पड़ेगा, रीडिंग तो मारनी पड़ेगी आपको। अब 100% चीजें भी नहीं है कि क्लास में हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और या फिर आपकी वो आदत हो गई कि भाई ठीक है गुरुजी आएंगे 2-4 सुना जाएंगे, ऐसे तेज कराने तो क्या चाहिए अपने को, है? आदत पड़ गई सुनने की, तो भाई मेरे को ये बता दो, सुनने की आदत हो तो फिर मैं बंद करूँ ये बातें कहना कि भाई आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली इन बातों से, भाई बंद कर दो फिर। तो क्या है? और एक बात तो मैं जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, कहेगा वही व्यक्ति जिसका दिल दुखेगा, वरना कोई नहीं कहेगा। आप रास्ते में कुछ भी करो, आपको पता है कि पत्थर के ठोकर खाने से मेरे क्या नाम जो पेट टूट जाएगा, मेरा अंगूठा फूट जाएगा, ये आपको इस तरीके से पता है, लेकिन फिर भी मान लो आप जान करके उस पत्थर पे क्या मार रहे हो, लात मार रहे हो। पढ़ो, वहां खड़ा खड़ा एक आदमी देख रहा है, उस व्यक्ति को पता है कि इसका बुरा होने वाला है, लेकिन वो आपको फिर भी नहीं कहेगा कि क्यों मार रहा है, तेरा ये नुकसान हो जाएगा। कहेगा वही व्यक्ति जिसको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, जिसको ये लगेगा यार इसका नुकसान हो सकता है, वही व्यक्ति कहेगा, अन्यथा कोई नहीं करने वाले। रास्ते हम किसी रास्ते चलते को तो नहीं बोलते हम किसी को, नहीं वो जबरदस्ती का मान लो कोई रास्ते चला उसको यार इधर इधर क्या कर रखा है, कि ये कर रखा है, यार तू नौकरी की तैयारी कर,
हम उसी को कहते हैं जिसके प्रति हमारी सहानुभूति प्रकट होती है, हर एक व्यक्ति को भी नहीं कहते। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग, पढ़ने में थोड़ा लिखे। तो सर्वाधिक विकास रेलवे का किसके समय होता? आपके लॉर्ड कर्जन के समय सर्वाधिक विकास हुआ था। और लॉर्ड कर्जन के समय मैंने आपको अभी बताया, आपने बात की थी कि आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या हुई थी? आपके स्थापना नहीं, पुनर्गठन। स्थापना तो 1861 में ही हो गया था। स्थापना कब हो गई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा कर दी गई थी और कलकत्ता के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता में स्थापना होने के बाद में 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम को ही उसका पहला क्या बनाया था? महानिदेशक बनाया था। लेकिन संस्था को बजट नहीं मिला, इतना बजट नहीं मिला। जब बजट नहीं मिला तो संस्था काम करना क्या कर दिया? उसने बंद कर दिया। उसके बाद में फिर जाकर के जब उसको बजट मिला तो उसका कर्जन के समय जाकर के उसको बजट मिला, वापस क्या किया? पुनर्गठन किया। और पुनर्गठन करने के बाद में अब एक सिस्टमेटिक तरीके से वो क्या करेगा? कार्य करेगा। उसका नया नाम दिया गया, फिर पहले भारतीय पुरातत्व विभाग ही नाम था, फिर नया नाम दिया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ये बड़ा नाम दिया गया। और उसका मुख्यालय कलकत्ता से कहां लेकर के आ गए? दिल्ली लेकर के आ गए थे। कहां लेके आ गए? दिल्ली लेकर के आ गए थे। ये बात आपके 1902 और 1904 के बीच की बात है। और वहीं पर आपके नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया था। और उस महानिदेशक का नाम था आपके कौन? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का श्रेय किसको जाता है? देख लो आप। अब ये मत कहना सर ने नहीं बताया, बताया उन्होंने अच्छे तरीके से, लेकिन पढ़े ही नहीं अपन ने, ध्यान दिया ही नहीं अपन ने। अपना टारगेट एक ही होना, बस ठीक है आगे पढ़ लिए बस, और क्या, चले गए। अब पहले चैप्टर का मुश्किल से 15वां या 16वां फैक्ट होगा ये, मुश्किल से 15वां या 16वां फैक्ट होगा आप, लेकिन वही याद नहीं आपको। भाई पहला चैप्टर है तो कॉमन सा फैक्ट है, तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? जॉन मार्शल। अरे भाई उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के निर्देशन में कितने लोग काम कर रहे थे उस समय? कौन कौन से? दयाराम साहनी और राखलदास। दयाराम साहनी ने कौन सा स्थल खोजा था? हड़प्पा 1921 रावी नदी पर। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी 1922 के अंदर। और उस समय आपके क्या नाम, जो जॉन मार्शल उस समय क्या थे? महानिदेशक थे। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई तो वो किसके महानिदेशक के काल में खोजी गई थी? जॉन मार्शल की। तो खोजने का श्रेय किसको जाएगा? हड़प्पा स्थल खोजे उसकी बात अलग है, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय अलग बात है, लेकिन एक संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की खोजने की बात करें तो वहां पर नाम किसका जाता है? जॉन मार्शल। अब ये आपके पहले टॉपिक की चीजें आपको क्लियर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक सकेंद्रण कहां था? सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक सकेंद्रण आया हुआ प्रश्न है रीट के अंदर। सकेंद्र का मतलब जो सबसे ज्यादा स्थल वहां पर मिले हैं, सबसे ज्यादा विकसित वहीं पर हुई है वो। वो तो वहां तो सर्वाधिक स्थल भारत में खोजे गए हैं। कुछ नहीं पढ़ा मतलब आप लोगों ने, मेरे को लगता है मतलब कि आपने उठा के नहीं देखा। मैं पूरी मेरी अंतर आत्मा से कह सकता हूं आपने रियल में नहीं पढ़ा। आपने हकरा क्षेत्र के अंदर सकेंद्र सर्वाधिक है। पाकिस्तान में हकरा क्षेत्र जो है, मैं कह रहा हूं ना, आपने नहीं पढ़ा, सिर्फ आपने टॉपिक पढ़ा है सर से, बाकी इसके अलावा आपने खुद ने अपनी अंतरात्मा से रीडिंग नहीं किया, आपने स्वाध्याय सेल्फ स्टडी नहीं किया आपने। तो थोड़ा सा पढ़े आप लोग, इन चीजों को मनन करें, चिंतन करें। बाकी मेरी तरफ से तो क्या, मैं तो आऊंगा पढ़ा के चला जाऊंगा, टॉपिक भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कोई पता भी नहीं चलने वाला है। 2 तो हो गए आपके भाई, 2 टॉपिक तो हो गए, तीसरा आज और हो जाएगा। तो टॉपिक करना ही सब कुछ नहीं होता, उन चीजों को पढ़े हैं आप लोग। और ये चीज ऐसी नहीं है, इंडियन हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा किसी भी एग्जाम में, हर जगह आएगा आपके। चाहे आप पटवारी का दो, चाहे रीट का दो, चाहे सेकंड ग्रेड दो, चाहे आप आरएस का दो, चाहे आप क्या नाम जो कोई और सीईटी का दो, चाहे किसी का भी दो, इंडिया हिस्ट्री कहीं ना कहीं घुसेगी। हाँ ये है कि प्रश्न कम होते हैं, कहीं 2 प्रश्न आते हैं, कहीं 5 आते हैं, कहीं 10 आते हैं, लेकिन रीट में तो मामला 17-18 का है। तो थोड़ा पढ़े भाई आप लोग, ऐसे क्या करते हो आप लोग, बिल्कुल ही मतलब कि मुझे तो नहीं लगता कि जो मैंने पढ़ाया वो आपको, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी नए नए हो आप,
इसलिए वो याद है वो चीजें, महीने भर बाद में सब कुछ लापता होने वाली है। देख लेना, बोले 1 महीने बाद पूछूंगा तो वो चीजें खत्म हो जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि जब तक आप रिविजन, चाहे कोई सा भी काम हो भाई, आज हम भी पढ़ाते हैं ना तो हम भी रिविजन करते हैं, बिना रिविजन के हमारा भी कुछ नहीं होता है। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य करोगे तो उसको बार बार करना पड़ेगा, तभी हाथ में सफाई आती है। भाई आज मान लो कोई आदमी फर्नीचर बनाने वाला है और वो फर्नीचर बनाता है, अगर वो काम करना बंद कर देगा 1-2 साल में, तो उसके हाथ की सफाई जाएगी कि नहीं जाएगी? और वो रेगुलर काम कर रहा है तो सफाई बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। कॉमन सी बात है ये तो मतलब ये चीज अपने को करना पड़ता है। थोड़ा रिवीजन करें आप, प्रयास करें आप। अब ना मुंह लटका के मत बैठो पहले तो, हाँ बिल्कुल लटका लिया मुंह, बैठ गए, हंसते रहा करो थोड़े से। लेकिन ऐसा नहीं कि हंसने का मतलब सर ने बोल दिया कि हंसते रहा करो, हंसते रहो। थोड़ा करियर के प्रति चिंतित भी रहो आप लोग, करियर के प्रति चिंतित भी रहो। अपने आप को यह लगना चाहिए आपको कि यार मैंने मेहनत की है लेकिन मेरा राजयोग नहीं था। अगर ये आपकी आत्मा अगर ये गवाह दे दी ना, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है। और अगर आपकी आत्मा ये चीज अगर नहीं बोल रही है तो फिर मान लेना कि आपने टाइम पास किया, सिर्फ ओनली टाइम पास करने के लिए आए थे आप, घर वालों का पैसा ही बर्बाद किया है। और ये बात कब पता चलेगी? जब शादी हो जाएगी और जब क्या नाम जो हो जाएगा ना चुन्नू मुन्नू, फिर वो बोलेगा पापा 50 रुपये चाहिए। भाई पापा के जेब में 50 रुपये देंगे, कि में चाहिए है कि वो चीज़ लानी है, 10 रुपये किया हुआ है, 50 की में चाहिए। तब पता चलेगी ये बातें कि यार उस समय सही कहा था सर ने कि ये चीज़ें क्या होती क्या नहीं होती है। थोड़ा ध्यान रखिए भाई। चलो अब ज़्यादा मुंह मत लटकाओ। तो लाड कर्जन के समय रेलवे, लड़कियों के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, लड़कियां नौकरी नहीं लगेगी तो भी आराम करेगी क्योंकि नौकरी वाला ढूंढेगी। हाँ, लड़कियों का कोई टेंशन नहीं है, लड़कियां नहीं लगेगी तो भी आराम करेगी और लग गई तो भी क्या करेगी? आराम ही करेगी। इनके कोई चिंता वाली बात नहीं इनके, क्योंकि कमा के लाने वाला है इनके, तो बनेगा आगे जा करके, तो वो टेंशन नहीं है। तो आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना। सेकंड ग्रेड में भारत का इतिहास आता है क्या? जीके नहीं, जीके पेपर में नहीं आता, सेकंड पेपर एसएसटी में तो आएगा ना। चलो, तो लॉर्ड कर्जन के समय जो है रेलवे का क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास। जबकि रेलवे का जनक किसे कहते हैं? आपके लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। इसी बीच में लिखिएगा अगला फैक्ट, अगला फैक्ट लिखिएगा, यहां इधर कर रहा हूं, अगला पॉइंट लिखना, ये वाली बात लिखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम, धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम, धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया। नेक्स्ट को अगला पॉइंट लिखिएगा। दादाभाई नौरोजी ने द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, कौन सी पुस्तक उनकी? द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी ने द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक में धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताया। धन निष्कासन सिद्धांत के बारे में बताया और उस सिद्धांत की व्याख्या की,
उस सिद्धांत की व्याख्या की। देखना फिर, धन निष्कासन के सिद्धांत को नौरोजी ने, धन निष्कासन के सिद्धांत को नौरोजी ने, धन निष्कासन के सिद्धांत को नौरोजी ने, नौरोजी का मतलब, हाँ, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट, धन निष्कासन के सिद्धांत को नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा। शब्द याद रखना, अनिष्टों का अनिष्ट कहा। बुरे से बुरा, धन निष्कासन के सिद्धांत को नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा। अनिष्टों का अनिष्ट कहा। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश शासन को भारतीयों का रक्त बहाने वाला नाला बताया। ब्रिटिश शासन को भारतीय, ब्रिटिश शासन को भारतीयों का रक्त बहाने वाला नाला बताया। भारतीयों का रक्त बहाने वाला नाला बताया। भारतीयों का रक्त बहाने वाला नाला बताया। नेक्स्ट, नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय, नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई। 20 रुपये बताई, जो 1931-32 में बढ़कर, जो 1931-32 में बढ़कर, जो 1931-32 में बढ़कर 62 रुपये हो गई। 62 रुपये हो गई। 62 रुपये हो गई। कितने रुपए हो गए भाई? 62 रुपये हो गई थी, आपके ध्यान रखना। देखिएगा आपके, एक तो भू राजस्व विधि की बात करें अपन, कौन सी विधि है? भू राजस्व विधि की बात की जाए तो एक तो आती है आपकी महालवाड़ी, ये पहले स्थायी बंदोबस्त लेते हैं। एक तो है आपके स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त। एक व्यवस्था थी आपके रैयतवाड़ी। कौन सी थी? रैयतवाड़ी। और एक व्यवस्था थी आपके महालवाड़ी। एक व्यवस्था कौन सी है? महालवाड़ी। महालवाड़ी। ये अंग्रेजों के समय की 3 टैक्स वसूलने की जो है क्या नाम, जो विधियां हैं या टैक्स वसूलने की क्रिया प्रकार हैं। ये स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त जो है आपके 1790 के अंदर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था। कौन लेकर के आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया था, या कॉर्नवालिस लेकर के आया था। कब की बात है ये? 1790 ईस्वी की बात है। स्थायी बंदोबस्त लेकर के आया लॉर्ड कॉर्नवालिस को, इसका जनक माना जाता है। ये पहले 5 साल के लिए आया था। कितने साल के लिए आया था? 5 साल के लिए आया था। और उसके बाद में फिर जो है कितने साल के लिए लगा था? ये 10 साल के लिए। 5 साल और 10 साल के। ये स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है? स्थायी रूप से। रैयतवाड़ी का मतलब क्या है? तो रैयतवाड़ी के अंदर जो है यहां पर भूमि का जो मालिक है, किसका मालिक? भूमि का जो मालिक है वो रैयत को माना गया। भूमि का जो मालिक है वो किसको माना गया? रैयत को माना गया। और रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब कौन होता है? किसान। ध्यान रखना, रैयत का मतलब कौन होता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये कौन लेकर के आया था? तो याद रखना, थॉमस मुनरो। क्या नाम आता है? थॉमस मुनरो व रीड। थॉमस मुनरो व कौन लेकर के आए थे? रीड लेकर के आए। आपके कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें भूमि का जो मालिक है वो कौन होगा? रैयत या किसान होगा। सरकार केवल उनको पट्टे देगी। सरकार उनको क्या देगी? पट्टे देगी। यहां पर जो है कितने साल के लिए दिया गया है?
पहले भूमि 5 साल के लिए दी गई, उसके बाद में 10 साल के लिए। 5 उसमें टैक्स लगेगा, क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। यहां पर भूमि का मालिक किसको मान लिया गया? रैयत को, मतलब किसान को मान लिया गया। लेकिन किसान को सरकार क्या करेगी? पट्टे जारी करेगी। क्या जारी करेगी? लेकिन जब चाहे तब सरकार किसान को उस पट्टे से क्या कर सकती है? क्या कर सकती है? हटा सकती है। ध्यान रखना, आज भी है ना अपने नियम। तो ये भाई आज भी अपने भूमि का जो अधिकार है, अपने संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक जो पहले अपना मूल अधिकार था, मूल अधिकार से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया गया। क्यों हटाया? सरकार अब उसको अपने नियंत्रण में ले ली। ठीक है कि वो अपने नाम है, जैसे मान लो अपना मकान है, वो अपने नाम है, लेकिन मान लो कि सरकार को उस मकान की आवश्यकता है, तो सरकार उस मकान के ऊपर जो है अपना हक कर सकती, जता सकती है। हां, उसके बदले में आपको क्या देगी? मुआवजा। उस वैल्यू के अनुसार, उस जगह की वैल्यू कितनी है उसके अनुसार जो है आपको क्या नाम है, जो उसका क्या दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा आपको। तो मोस्टली चीज ये है, क्योंकि पहले विरोध करते थे लोग। जैसे मान लो कि कोई गांव है और गांव से मान लो कि विकास के लिए कोई सड़क निकाल रहे हैं या कोई हाईवे बना रहे हैं, अब संपत्ति का अधिकार तो खुद का था, निजी अधिकार था, मूल अधिकार में था, तो वो लोग क्या उसका विरोध करते थे, नहीं साहब नहीं निकालने देंगे, हमारे खेत से नहीं निकालने देंगे, हमारे घर टूटेंगे, खराब होंगे, खेत खराब होंगे। सरकार ने कहा यार ये तो फिर बीच बीच में बहुत सारे टांग अड़ाएंगे। और आज अगर मान लो अगर संपत्ति का अधिकार अपने मूल अधिकारी में होता तो क्या अपन ये चीजें करने देते? आज व्यक्ति सबसे ज्यादा पीछे भागता है, वो किसके पीछे भाग रहा है? धन के पीछे। व्यक्ति आज लड़ रहा है तो किसके लिए लड़ रहा है? 2 गज जमीन के लिए। आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। एक मान लो कि ये 2 खेत हैं और थोड़ा सा भाई का अगर यहां ट्रैक्टर इधर चला गया और इतनी सी भूमि अगर उसने क्या कर ली, छीन ली, तो आपस में लड़ जाएंगे, खून खराबा हो जाएगा, मर जाएंगे आपस के अंदर। तूने ली तो क्यों ली इतनी सी? अरे क्या फर्क पड़ गया उससे? भाई इतनी सी अगर मान लो भूमि उसने ले ली, मान लो कि एक बार उसने मान लो चला लिया, ले लिया, तो उसमें मतलब क्या है? उससे कौन सा आदमी करोड़पति हो जाएगा क्या? इतने दिन ही नहीं हुआ तो उतनी सी जगह में हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। लेकिन ये सोच माइंड आपकी ध्यान रखना। तो यहां पर मालिक जो था वो किसको बना लिया गया? आपके क्या नाम है, जो रैयत यानी किसान को मान लिया। लेकिन सरकार यहां पर क्या करेगी? पट्टे बांटेगी। यहां पर सरकार क्या करेगी? यहां पर पट्टे बांटेगी। यहां पर तो भू राजस्व प्रणाली के तहत अपन बात करें, 3 प्रकार की प्रणाली अंग्रेज टाइम में पढ़ेंगे अपन। एक तो स्थायी बंदोबस्त है, एक रैयतवाड़ी है, और एक आपकी कौन सी है? महलवाड़ी है। ठीक है, लिखिएगा पहले तो। लिखिएगा भू राजस्व व्यवस्था, हेडिंग डालिए भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। इसमें लिखो नंबर 1 पर स्थायी बंदोबस्त। पहले तीनों को लिख लो, पहले तीनों को लिखो ऐसे कैसे ही, इस प्रकार से। फिर इनमें क्या क्या अलग अलग बातें ना, तो अलग अलग लिखेंगे अपन, है ना। इसको अलग पढ़ेंगे, रेतवाड़ी को अलग पढ़ेंगे, मालवाड़ी को अलग पढ़ेंगे। और ये भू राजस्व व्यवस्था किस काल में पढ़ रहे हैं अपन? ब्रिटिश काल में। कौन से काल की पढ़ रहे हैं? हाँ, ब्रिटिश काल की पढ़ रहे हैं अपन, ब्रिटिश काल। है हाँ, अभी लिखेंगे सारी बात। नहीं, 90 है, लागू हुआ 93 में। पहले 1790 में होगा, लागू 93 में होगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, ये उतारना नहीं है, ये तो केवल आपको समझाने के लिए बताया था मैं। तो केवल आप स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखना, मैकेंजी। इसमें इनका जरूर नाम लिखेंगे अपन, लेके आने वाले कौन थे, प्रवर्तक का नाम लिख लेंगे, जनक का नाम लिख लेंगे केवल। पहले तीनों उतार लो एक बार, लिख लिए तो लिखिएगा स्थायी बंदोबस्त में लिखो जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, जनक लिख लो लॉर्ड कॉर्नवालिस। रेतवाड़ी में जनक लिखो थॉमस मुंद्रो व रीड, थॉमस मुंद्रो व रीड। थॉमस मुंद्रो व रीड। और महलवाड़ी में जनक लिखो मैकेंजी।
मैकेंजी, मैकेंजी। अब नंबर 1 पर लगाओ स्थायी बंदोबस्त। नंबर 1 पर लगाओ स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त है? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त इसमें लिखना, कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में, स्थायी बंदोबस्त में लिखना, कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 साल का बंदोबस्त, 10 साल का बंदोबस्त, 10 साल का बंदोबस्त तैयार किया, तैयार किया जो 1793 में, जो 1793 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, जो 1793 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से, की अनुमति से, की अनुमति से लागू कर दिया गया। लागू कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसके बारे में। जॉन सॉर गवर्नर जनरल, गवर्नर था उस समय। जॉन सॉर व मुनरो में मतभेद था कि, जॉन सॉर व मुनरो में मतभेद था कि, है नहीं नहीं ये उसी में है। जॉन सॉर व मुनरो में मतभेद था कि, मतभेद था कि जमींदारों को भूमि का स्वामी, जमींदारों को भूमि का स्वामी जमींदारों को भूमि का स्वामी माने या न माने, जॉन सॉर, उसी लाइन में लिखना, जॉन सॉर, नहीं उसी में लिख लो, जॉन सॉर भूमि का मालिक जमींदारों को, जॉन सॉर भूमि का मालिक जमींदारों को मानने के पक्ष में था। पक्ष में था। नेक्स्ट पॉइंट, यह बंदोबस्त 10 साल के लिए लागू किया गया। स्टार्टिंग में तो कितने साल का था ये? 5 साल का था ये। यह बंदोबस्त 10 साल के लिए लागू किया गया। क्या नहीं समझे नहीं आप? जब 1772 के अंदर की बात की जाए, उस समय जो भू बंदोबस्त लगता था, भूमि बंदोबस्त, वो 5 साल का था। कितने साल का है? अब जो पहले वाली है तो भूमि बंदोबस्त वही हो, पहले वार्षिक लग रहा है, फिर कितने साल का हुआ? 5 साल का। अब कितने साल का आया ये? लाने वाला कौन है? कॉर्नवालिस। मैं ये कह रहा हूं मैं कि जब 1772 में आपका भूमि बंदोबस्त था, वो उसमें 5 साल का था उस समय, फिर वार्षिक किया वापस, और फिर वापस कितने साल का कर रहे हैं? 10 साल का। और इसमें यह मतभेद है कि भाई जमींदारों को माने इसमें मुखिया या सरकार को माना जाए भूमि का। तो यहां पर जमींदारों के पक्ष में कौन है? जॉन सॉर। जमींदारों के पक्ष में कौन है?
जॉन सोर है। एक व्यक्ति और था ग्रांट, जेम्स ग्रांट, ध्यान रखना, जेम्स ग्रांट नाम का एक व्यक्ति और है इसके साथ में, और जेम्स ग्रांट जो है उसका विरोध करता है कि जमींदारों को जो है इसका क्या नहीं माना जाए, मालिक नहीं मानना चाहिए, सरकार ही इसका क्या होना चाहिए, मालिक होना चाहिए। टैक्स वसूलेगी तो कौन वसूले, सरकार वसूलेगी, जमींदार नहीं वसूले। ये चीजें थी उसके अंदर, ध्यान रखना। लिखिएगा वापस, क्या लिखा था, यह बंदोबस्त 10 साल के लिए लागू किया गया, यह बंदोबस्त 10 साल के लिए लागू किया गया, 10 साल के लिए लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस बंदोबस्त के अनुसार इस बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को, इस बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों को कर वसूलना था, जमींदारों को कर वसूलना था, कर वसूल कर, कर वसूल कर उसका 1/11वां भाग, यानी कौन सा हिस्सा है, 11वां हिस्सा है, उसका 1/11वां भाग अपने पास रख सकते हैं, 1/11वां भाग अपने पास रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, और बाकी भाग कंपनी में जमा करवाएंगे, और बाकी भाग कंपनी में जमा करवाएंगे। बाकी भाग कंपनी में जमा करवाएंगे। लिखिए, राजाराम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे, राजाराम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे, स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे। राजाराम मोहन राय स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे। नेक्स्ट, रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त बोलते हैं उनको शॉर्ट में, पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा करते हैं, रमेश चंद्र दत्त स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा करते हैं। रमेश चंद्र दत्त स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा करते हैं। और लिखना, यह प्रणाली बंगाल में लागू की गई। हाँ, अगला पॉइंट लिख लो, यह प्रणाली बंगाल में लागू की गई। अगली लिखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें लिखना, इस व्यवस्था के जनक, इस व्यवस्था के जनक, इस व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो, इस व्यवस्था के जनक थॉमस मुनरो व रीड थे, थॉमस मुनरो व रीड थे। थॉमस मुनरो व रीड थे। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यवस्था सर्वप्रथम यह व्यवस्था सर्वप्रथम जिसको आज तमिलनाडु बोलते हैं, तमिलनाडु में 12 महल जिला है,
यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में 1792 ईस्वी में यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 में मद्रास ब्रैकेट में करना तमिलनाडु मद्रास के बारामहल जिले में मद्रास के बारामहल जिले में लागू की गई। बारामहल जिले में लागू की गई। याद रखना भाई, रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई है? जबकि आपके स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ है? बीओसी कंट्रोल ऑफ बोर्ड के अनुमति पर 1793 में। जबकि बन कब गया था ये? ठीक है ना। लागू कब हो रहा है? रेतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हो रही है? सबसे पहले 1792 में। कहां पर? मद्रास के बारामहल जिले के अंदर लागू की गई थी। इसमें लिखना, इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। भूमि का मालिक किसान होता था। भूमि का मालिक किसान होता था। एक लाइन है क्या इसमें स्थायी बंदोबस्त में? इसमें एक पॉइंट लिखना, स्थायी बंदोबस्त में यह भारत के 19% क्षेत्र पर लगी हुई थी। स्टार्टिंग में लिख रखा ना अपन ने 3, उसी के लिख लो, ब्रैकेट में करके लिख लो। स्थायी बंदोबस्त के आगे तो लिख लो 19% भाग, रेत में लिख लो 51%। कितने हो गए? 70। मालवाड़ी बच गई कितनी आपके? 30%। मालवाड़ी में 30%। कितने परसेंट हो गए अब? देखो, स्थायी बंदोबस्त भारत के कुल कितने क्षेत्र पे था? 19% पर। रेतवाड़ी व्यवस्था भारत की कितनी भूमि के ऊपर है? 51%। 19 और 51 कितने हो गए? 70। और मालवाड़ी व्यवस्था भारत की कितनी परसेंट भूमि पर है? 30% भूमि के ऊपर है। ठीक है ना। अब आ जाओ वापस पॉइंट में। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। किसान 33 से 55% टैक्स या लगान, किसान 33 से 55% तक लगान, 33 से 55% तक लगान कंपनी को देते थे। 33 से 55% तक लगान कंपनी को देते थे। और इसमें 30 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाएगा। और इसमें 30 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाएगा। 30 वर्ष के बाद परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है। तीसरी लिखो आपके महलवाड़ी। कौन सी वाड़ी? महलवाड़ी। 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 महलवाड़ी में लिखो, सॉरी इसको मां कर लेना, महलवाड़ी। महलवाड़ी में लिखिएगा, इसके जनक लिख लो मैकेंजी। जनक लिख लो मैकेंजी। भारत के कुल 30% भाग पर लागू, भारत के 30% भाग पर लागू, भारत के कुल 30% भाग पर लागू। सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू, सर्वप्रथम आगरा व अवध, अवध का मतलब लखनऊ,
सर्वप्रथम आगरा व अवध, ब्रैकेट में कर लेना लखनऊ, तो आपको ध्यान रहे आगरा का मतलब क्या है। सर्वप्रथम आगरा व अवध, सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू। फिर लिखना इसे माल गुजारी, इसे माल गुजारी भी कहते हैं, इसे माल गुजारी भी कहते हैं। लिखना मैकेंजी ने मैकेंजी ने 1819 में मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था का प्रस्ताव दिया, इस व्यवस्था का प्रस्ताव दिया। मैकेंजी ने 1819 में इस व्यवस्था का प्रस्ताव दिया और 1822 में और 1822 में यह लागू हुई। 1822 में यह लागू हुई। अंतिम पॉइंट लिखना इसका। मैकेंजी ने इसे उत्तर प्रदेश व पंजाब में लागू किया। मैकेंजी ने इसे उत्तर प्रदेश व पंजाब में लागू किया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी व्यवस्था है भाई? महलवाड़ी व्यवस्था थी आपकी। कौन सी व्यवस्था थी आपकी? महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो ये ब्रिटिश प्रभावों का थोड़ा सा ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं। अगर प्रश्न आएगा यहाँ से तो या तो पूछेगा आपसे स्थायी बंदोबस्त के अंदर, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अपन यहाँ पर पढ़ते कि भारत में सबसे पहले लोहा कहाँ लोहे का कारखाना कहाँ बनाया गया? जमशेदजी टाटा के द्वारा, जमशेदपुर के अंदर। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप लोग ये सारी बातें, राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़ते हैं आप। जब भी कोई अपन उद्योग धंधा के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर भारत का भी लिखवाते हैं, विश्व का भी लिखवाते हैं और राजस्थान का भी लिखवाते हैं कि पहला कहाँ स्थापित हुआ है। तो वो चीज़ें मैंने इसलिए नहीं लिखवाई, वो आपको क्या नाम, इसको हटा दिया मैंने। क्यों हटा दिया? क्योंकि लिखने से मतलब क्या है भाई? वो पहले ऑलरेडी आपके पास लिखी हुई है ना। दोबारा बार बार लिखने से कोई मतलब, पढ़ो जरूर उन चीज़ों को। तो वो चीज़ें यहाँ आपको अर्थव्यवस्था में अगर प्रश्न पूछेगा तो ये तीन बातें थोड़ी सी जरूर ध्यान रखना। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी का दूसरा नाम क्या है? मालगुजारा, मालगुजारी। क्या नाम है? मालगुजारी। ध्यान रखना। मालगुजारी का लिखा बताया तो है आपको। इसमें क्या होता है मालगुजारी के अंदर? जो किसान जो होता है ना, किसान का जो माल होता है, उस माल के ऊपर जो लाने और ले जाने की बात अपन करते हैं, उसके ऊपर लगती है। इसलिए तभी तो इसको मालगुजारी बोलते हैं, माल ढोना उसको। ठीक है ना। कितने परसेंट पे लगी हुई है? 30% के ऊपर लगी। ये पहली बार लागू तो 1822 में हुई है। कब लागू हुई है? 1822 के अंदर। कहां हुई है? पंजाब और यूपी के अंदर। भारत के कितने परसेंट पर है? 30% के ऊपर है। इधर वाली बात की जाए तो ये लागू कब हुई है? 1792 के अंदर। सबसे पहले कहां लागू हुई है? मद्रास के भी कौन से भाग में? बारामहल जिले के अंदर। वर्तमान में तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया आपका। इसमें जो है आपके मुंद्रो व रीड है। इसमें भूमि का मालिक किसको मान लिया? रैयत यानी कि किसान को माना गया। यहां पर भूमि का मालिक कौन है? कौन है? जमींदार है। यहां पर भूमि का मालिक कौन है? जमींदार। यहां पर टैक्स वसूलेगा किसानों से। और कितना? तो याद रखना 1/11 भाग तो उस टैक्स का कौन रखेगा? और 10/11 भाग जो है वो किसको जमा करवाएगा? कंपनी को जमा कराएगा। यहां पर जो रैयत वाली में जो किसान जो है, वो किसान क्या करेगा कि जो 100% जो इसके उत्पादन हो रहा है, उस 100% का 33 से लेकर के 55% का जो हिस्सा है वो तो किसको देंगे? कंपनी को। अब जो बच रहा है वो किसके पास रखेंगे? अपने पास रखेंगे। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त में
जब अपन पढ़ते हैं कि स्टार्टिंग के अंदर जो आपके 1772 की बात की जाए तब ये बंदोबस्त लागू हुआ था 5 साल के लिए, फिर बाद में इसको 1 साल के लिए नहीं वार्षिक कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? वार्षिक। लेकिन वार्षिक करने के बाद इसको क्या किया, 1790 के अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा यह कहा गया कि इसको कितने साल के लिए लागू किया जाए, 10 साल के लिए लागू किया जाए। और 10 साल के लिए लागू करने के बाद में जो ये है, ये लागू कब हुई आपके, तो ये वास्तविक रूप से आपके कब लागू होती है, 1793 के, यानी 1793 के अंदर इसको 10 साल के लिए क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। यहां फिर बात की जाए कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है जो 30% भाग पर लगी हुई है, मैकेंजी लाने वाला है, 1822 में जो है रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको जो वो लगा दिया गया था, लागू कर दिया गया, पारित कर दिया गया। जबकि पहली बार बात कब कर रहे थे उसकी, 1819 की। कब लागू की, सॉरी अधिनियम कब लाया था इसका, 1819 में। 1819 का अधिनियम जो था वो लागू कब हुआ है, 22 के अंदर हुआ है। ठीक है, मालगुजारी के नाम से भी जानते हैं। इस स्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो इसे इस्तेमारी भी कहते हैं अपन, इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तो उपनाम है, इसके कोई इतनी खास बात नहीं है। मूल ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, कॉर्नवालिस। लागू मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले विधेयक कब आ रहा है, लागू कब हो रहा है, 93 में। 93 में लागू करने वाला कौन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति से यहां पर लागू हो रहा है। और कितना % जमींदार टैक्स रखेगा अपने पास, कंपनी को कितना जमा कराएगा, 10/11। भारत के कुल कितने भूभाग पे लगा हुआ है, 19% भूभाग पे, यानी कि जो पूरी भाग आपका बंगाल बिहार उड़ीसा वाला पार्ट है उस पर ये चीज आपके लगी हुई है। ठीक है, रेतवाड़ी व्यवस्था भारत की भूमि के कितने % पर है, 51% पर। अब आपसे पूछे कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था में, जो आपके ब्रिटिश काल की भारतीय भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक व्यवस्था कौन सी लगी हुई थी भारत में, क्योंकि कितने % पर है, न्यूनतम कौन सी है। इसी प्रकार के क्या होंगे आपके यहां पर प्रश्न होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो 1/11 है और 10/11 कंपनी में है। यहां पर किसान कितना % दे रहे हैं, यहां लगान देने वाले भी किसान है और भूमि के मालिक भी कौन है, बिचौलिए नहीं है। यहां पर कौन नहीं है, बिचौलिए नहीं है यहां पर। समझ गए मेरी बात को। तो ये आपका क्या नाम, जो इसका वो था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ना कोई गरीब वाली बात नहीं है, ना किसी की आवाज दबाने वाली बात है। ठीक है, किसी की आवाज को नहीं दबाई जाती है, ऐसा कभी सोचे भी नहीं आप लोग, है ना। इतना छोटी सोच नहीं रखे आप, सीन सोच नहीं रखे। आपको अपनी बात रखने का जो है अधिकार है, संविधान ये अधिकार प्रदान करता है। हाँ, ये है कि अपन बात को कैसे रखते हैं अपन, उसका प्रभाव कितना होता है, वो चीज़ एक अलग होती है। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक था भाई, कौन सा था, ब्रिटिश प्रभाव, ध्यान रखना। ठीक है, क्या हो गया, कोई बात नहीं, वो पुनर्जागरण में अभी, अब जाग गए ना, है ना, अब क्या हो गए, जाग गए, ध्यान रखना। अब आगे पढ़ते हैं। अगला एक टॉपिक कौन सा है, ब्रिटिश नीति। अब ब्रिटिश नीति पढ़ा चुका मैं आपको, पूछो कैसे। ब्रिटिश नीति में देखो आपको पढ़ते हैं, एक तो पढ़ाते हैं सहायक संधि। क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, वही चीज आएगी। एक पढ़ते हैं आपके आश्रित पार्थक्य की नीति। कौन सी नीति, आश्रित पार्थक्य की नीति। बताओ पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। और इसी के तहत आपके जो संधियां हुई थी उनको बोलते हैं अधीनस्थ संधि। क्या बोलते हैं, अधीनस्थ संधि बोलते हैं। बताओ पढ़ाई थी क्या, ठीक है। इसी में पढ़ते हैं आपके नंबर 3 आपके गोद निषेध नीति। बताओ पढ़ाई थी नहीं पढ़ाई थी। तो यही आपके ब्रिटिश राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति जो है वो क्या है, यही तो नीतियां हैं, यही तो नीतियां जिसके बाद में क्रांति शुरू होगी आपके। अब ये 3 नीतियां वहां पढ़ो चाहे यहां पढ़ो, चाहे वहां पढ़ो चाहे यहां पढ़ो, बात एक है, टॉपिक आपका वही है, वही चीजें हैं आपकी सब कुछ इसके अंदर। तो आपको पता है ये सहायक संधि कब आई थी, 1798 से लेके 1803, और कब तक चली थी आपके 05 तक। चलो मैं आपसे यहां से प्रश्न पूछूंगा लेकिन, है ना। आश्रित पार्थक्य की नीति कब आई आपके, 1817-18 के अंदर। अधीनस्थ संधियां कब हुई आपके, 1817-18 के अंदर, और कब तक चली थी आपके 1823 तक चली। गोद निषेध नीति कब आई आपके 1848 में, और कब तक चली आपके 1856 के अंदर। यही बातें थी ना आपके। चलो बताओ सहायक संधि का जनक कौन है,
अंग्रेजों में कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। फ्रांसीसी कौन था? डुप्ले, ध्यान रखना। आश्रित पार्थक्य की नीति लाने वाला कौन था? आश्रित पार्थक्य की नीति या अधीनस्थ संधि का जनक? चलो ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए लॉर्ड रीडिंग, पीछे टिप मत लेना लेकिन पेज देख करके। बी हेस्टिंग्स, सी डलहौजी और डी है आपके मार्ले मिंटो है। अरे मार्ले मिंटो तो 1909 के अंदर था। हेस्टिंग बताया था, तुक्का मत मारा करो। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था आपके? हैं 1909 में आया था। जबरदस्ती तुक्का मारते हो। तो इसका जनक कौन था आपके? हेस्टिंग। ध्यान, गोद निषेध नीति का कौन था? लॉर्ड डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लो पहले प्रश्न में फेल हो गए आप तो हैं। अब पढ़ा तो दिया, अब पढ़ाया भी दो जगह है आपको। राजस्थान में भी पढ़ाया होगा और आपके इंडिया में भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी फेल हो गए आप। अब 2 बार तो पढ़ा दिया आपको, फिर भी याद नहीं है। चलो कोई बात। सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत? हैदराबाद। कब की थी? 1798 के अंदर की। 1799 में संधि करने वाली 2 रियासतें कौन सी थी भारत की? तंजानिया कहां से आ गया? तंजानिया देश है एक अलग से। हाँ, मैसूर और तंजोर। तंजानिया अलग से देश है भाई। ठीक है चलो। और सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत? सहायक संधि करने वाली राजस्थान की पहली रियासत, जिसको आता ना वो हाथ खड़ा करना। भरतपुर का शासक महाराजा रणजीत सिंह। चलो बताओ, इस 1803 की जो सहायक संधि जो हो रही थी, सहायक संधि को तोड़ने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी है? भरतपुरी है। और दोबारा संधि की थी क्या उसने? 10 अप्रैल 1805 को की थी। चलो ठीक है। आश्रित पार्थक्य की नीति क्या भारत में हुई थी क्या? आश्रित पार्थक्य की नीति या अधीनस्थ संधियां भारत में हुई थी क्या? है राजस्थान में हुई है, भारत में राजपुताने के अंदर हुई थी। बताओ अधीनस्थ संधि करने वाली राजपुताने की पहली रियासत? करौली के शासक हरबख्शपाल ने। कब की थी संधि? डेट के साथ बताइए। डेट के साथ बताइए। तो महीना हुआ नवंबर, तो 9 नवंबर 1817 ईस्वी को की थी। चलो अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत? नहीं, वो तो व्यापक और विस्तृत है। दूसरी रियासत आया हुआ प्रश्न है। चलो मैं हिंट देता हूं। 14 नवंबर को संधि की है उसने। 14 नवंबर 1817 को की है भाई। 9 नवंबर को तो किसने की थी? करौली। 14 नवंबर 1817 को उसने संधि की है। टोंक। किसने की थी? टोंक ने संधि की थी, ध्यान रखना। और टोंक ने जब संधि की थी ना यहाँ पर 17, तभी तो टोंक को रियासत माना था। अमीर क्या नाम उसका है? अमीर खां पिंडारी ने संधि की थी अंग्रेजों से। बताओ राजस्थान के अंदर अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेजों की ओर से जो अधिकारी था वो कौन था? राजस्थान में प्रश्न आता है। पूजा सेनी जी, आश्रित पार्थक्य की नीति आपके भारत में नहीं है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में क्रांति में पढ़ाते हैं, ठीक है ना? बताओ भाई। भाई मैं भारत से नहीं पूछ रहा, मैं तो प्रश्न राजस्थान से ही पूछ रहा हूं, क्योंकि राजस्थान में लागू हुई ना अधीनस्थ संधि, और जगह नहीं है, तो इसलिए राजस्थान में पूछ रहा हूं मैं आपसे। है कैंपबेल तो क्रांति के समय था। कोई कॉफी कॉफी नाम का आता है अंग्रेज अधिकारी? कॉफ कॉफ, चार्ल्स मैट कॉफ, पढ़ा कहीं? प्रश्न आता है, ध्यान रखना।
राजस्थान में अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अंग्रेजों की ओर से ब्रिटिश अधिकारी कौन था? लेकिन बताओ प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अब जब आपको बाकी का ही नहीं याद तो ये तीन तो कहां से याद होंगे आपको? मेलकम नाम का अंग्रेज अधिकारी था। कौन से नाम का? मेलकम। मेलकम नाम के ब्रिटिश अधिकारी, जो मालवा का अधिकारी था, वो किस कहां का था? वो मालवा, जिसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से क्या की थी? अधीनस्थ संधि। यानी अंग्रेजों की ओर से अधीनस्थ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला अगर अंग्रेज अधिकारी पूछे आपसे तो वहां पर आंसर आएगा चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन उसी अधीनस्थ संधि में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा पर हस्ताक्षर किए थे वो मालवा के ब्रिटिश अधिकारी ने किए थे, जिसका नाम था मेलकम। क्या नाम था? मेलकम नाम था उसका। ठीक है, तो ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखा करो। बताओ राजस्थान के राजाओं को अधीनस्थ संधि करने के लिए कन्विंस करने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था? उसने कहा कि तुम करो संधि। वो अंग्रेज कौन था जो राजस्थान के राजपूत राजाओं को कन्विंस करवा रहा था? वो कह रहा था कि भाई तुम करो, संधि करो। अब ये प्रश्न तो आए हुए हैं। टोड का नाम सुना क्या? कर्नल जेम्स टोड जो था, जिसने क्या नाम, जो 1818 की संधि करने के लिए बाध्य कर रहा था लोगों को, राजाओं को समझा रहा था। जबकि हस्ताक्षर करने वाला कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वाली संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? क्या नाम आपके मेलकम ने किए थे। तो यही सारी चीजें आपके किस में आती है? ब्रिटिश नीति में आती है। भैया अपन गोद निषेध नीति भारत में पढ़े, अपन गोद निषेध नीति भारत में पढ़े थे ना। तो गोद निषेध नीति का जनक कौन था? आपका लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले हड़पी गई 1848 में रियासत कौन सी थी? सतारा, है ना। 53 में किसको हड़पा था? झांसी को। 53 में किसको हड़पा? झांसी को हड़पा आपके। और 1856 में गोद उसका अवध को कुशासन का आरोप लगा के किसको हड़पा था? अवध को हड़पा था आपके। तो वही तो चीज आपके इसमें ब्रिटिश नीति में पढ़ते हैं। तो टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखना। क्रांति वाले टॉपिकों में ऊपर वाला मैंने पढ़ाया क्रांति में, नीचे वाला मैंने पढ़ाया क्रांति में, ये वाला पढ़ाते हैं कहां? तो राजस्थानी क्रांति में इस चीज को देख लेना, आपको मिल जाएगी वो टॉपिक। वही चीज है जो आपके इसमें पढ़ते हैं ब्रिटिश नीति के अंदर। ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक। कल से मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, उसमें राष्ट्रीय आंदोलन क्या शुरू करूंगा भाई? राष्ट्रीय आंदोलन अपन कल वाली क्लास से क्या करेंगे? शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो कहां से प्रारंभ करेंगे? तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है मूल रूप से आपके टॉपिक जो लगता है वैसे तो राजपूत तो हो गए ना मैडम। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़े हैं, मान सिंह पढ़ा आपने, भगवंत दास पढ़ा आपने, क्या नाम, जो बारमल पढ़ा आपने, जब जय सिंह पढ़ा आपने, वही चीजें हैं। मुगल राजपूत संबंध में वही आता है। हाँ, वो मैं करवाऊंगा। मुगल प्रशासन और भक्ति सूफी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन, ये तीन आपके हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन पर वैसे आपके लगता है टॉपिक कहां से? 1919 से लेकर के 1947 तक का टॉपिक है। लेकिन अपन कहां से शुरू करेंगे? 1885 से शुरू करूंगा मैं। कहां से करूंगा मैं? ईस्ट इंडिया, मतलब सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से प्रारंभ करेंगे। 1885 से पढ़ते हुए अपन कहां चलेंगे? अनऔद्योगिकरण का मतलब औद्योगिकों का विकास होना। अनऔद्योगिकरण का मतलब, अनऔद्योगिकरण का मतलब होता है औद्योगिक क्या हो जाना? लुप्त हो जाना, प्राय समाप्त होने की कगार पर होना, उसको बोलते हैं अनऔद्योगिकरण। भाई अपन किसी शब्द के पीछे जैसे मान लो कि कु और सु लगाते ना, कुशासन और सुशासन। कु का मतलब बुरा, सु का मतलब अच्छा। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों का विकास होना, अनऔद्योगिकरण उसका विकास नहीं होना, ये होता है आपका। समझे बात को? तो कल से अपन तीसरा अपना टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये, इसमें समय लगेगा अपने को। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, पर कहां से शुरू करेंगे? 1885 से पढ़ेंगे, एक एक घटनाओं के बारे में। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद में कुछ कांग्रेस के क्या देखेंगे? अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन देखने के बाद में फिर अपन चलेंगे कहां पर? आपके 1903 से बात करेंगे। भारत का तीसरा दिल्ली दरबार जो अंग्रेजों की तरफ से लगेगा। इससे पहले दो पहले लग चुके हैं आपके ऑलरेडी। तो दूसरा दिल्ली दरबार 1903 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन। फिर 1905 बंगाल विभाजन, फिर वहीं पर 1905 के अंदर आपके स्वदेशी आंदोलन, वहीं 1905 में आपके बंग आंदोलन, 1906 की बात करेंगे। 1906 के अंदर आपके मुस्लिम लीग की स्थापना। 1907 की बात करेंगे आपके, इसमें आपके सूरत अधिवेशन की बात करेंगे। 1916 मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम की बात करेंगे। 1911 तीसरा दिल्ली दरबार की बात करेंगे। 1912 होर्डिंग बम कांड की बात अपन करेंगे। 1914 प्रथम विश्व युद्ध आपका शुरू हो जाएगा। और 1915 के अंदर जो है आपके महात्मा गांधी जी कहाँ आएंगे? भारत आएंगे। फिर गांधी जी के संबंध में चलेंगे अपन। किसके संबंध में?
गांधी जी के द्वारा किए गए सत्याग्रह की बात करेंगे, जिसमें अपन चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, अपन आपके गुजरात का जो है खेड़ा सत्याग्रह पढ़ेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन अपन पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट के बाद में फिर अपन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर गांधी जी का वापस आ जाएगा कौन सा, नॉन कॉपरेट मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद में फिर भारत छोड़ो आंदोलन के साथ चोरी चोरा कांड और भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो जाएगा आपका, स्थगित हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपके आ जाएगी किसकी, तो नेक्स्ट बात कर स्वराज दल आ जाएगा आपका, कौन सा दल है, स्वराज दल आ जाएगा आपका। स्वराज दल के बाद में फिर HRA आ जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हो जाएगी। फिर उसके बाद में नौजवान भारत सभा आ जाएगी आपके, फिर साइमन कमीशन आ जाएगा आपका। तो इन्हें एक एक तरीके क्रमबद्ध तरीके से एक एक घटनाओं का क्या करेंगे, अपन पढ़ते चलेंगे। लगभग ये मान के चलो कि इस बीच में 1885 से लेकर के 1947 के बीच में लगभग अपन जो है 50 या 60 से ऊपर घटनाएं पढ़ेंगे अपन, जिसमें आंदोलन भी होंगे, कुछ हत्याकांड भी होंगे, कुछ संस्थाएं भी होगी। कितनी होंगी, लगभग 50 से ऊपर ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ने वाले अपन, ठीक है ना। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत जो है कल वाली क्लास से करेंगे। धन्यवाद आज के लिए, बाकी मिलते हैं फिर कल।